डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर सेकंड जिसके अंतर्गत हमारी आज की यूनिट है फिफ्थ। इस वीडियो से पिछले वीडियो में हमने इसी यूनिट में मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार सोशल बिहेवियर इन हनी बी के बारे में आपको स्टडी करवाई थी, और इसी कड़ी में आज हम आपको दीमक में सामाजिक संगठन सोशली बिहेवियर इन टर्माइट्स के अंतर्गत स्टडी करवाएंगे। दीमक में सामाजिक संगठन सोशल बिहेवियर इन टर्माइट। मधुमक्खियों के समान ही दीमक में सामाजिक और वह बहुरूपी तत्व देखी जाती है, मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। यह भी यूथी स्वभाव का एनिमल होता है। इसमें भी उच्च श्रेणी का सामाजिक संगठन पाया जाता है, और दीमक भी सुरंगों में हजारों सदस्यों का एक कॉलोनी या निभय बनाकर रहती है। दीमक एक विनाशकारी कीट होता है जो खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य उपयोगी वस्तुओं को हानि पहुंचाता है, और यह सेलुलोज का बड़ा शौकीन होता है। यह कागज़ को, धनियों को, किवाड़ों को, फर्नीचर आदि जैसे भी लकड़ियों की वस्तु होती है उन पर आक्रमण करके उनको नुकसान पहुंचाता है, और यह फर्श व दीवारों तक में घुस जाता है और इनको खोखला बना देता है। और बागवानों में जैसे कि आम, सेब, नारियल आदि पेड़ों पर भी आक्रमण कर देता है। दीमक की आंत में एक सहजीवी प्रोटोजोन, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है, जो कि सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। दीमक सुरंगों में हजार सदस्यों के निभय बनाकर रहती है, और प्रत्येक निभय में कई प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, जिसका हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले है क्वीन एंड किंग, रानी व राजा। प्रत्येक कॉलोनी में पंख विहीन राजा रानी को प्राय एक ही शाही जोड़ा, रॉयल पेयर के रूप में देखा जाता है। रानी अंडों से भरी होने के कारण बहुत बड़ी, मोटी व बेलनाकार होती है, और यह चल फिर भी नहीं सकती, और यह एक विशेष कोष्ठ में रहती है तथा सालों तक 70 से 80 हजार प्रतिवर्ष की दर से अंडे देती रहती है। 50 श्रमिक इसकी सेवा का कार्य करते हैं, और राजा हमेशा इसके साथ में रहता है और समय समय पर रानी के साथ में मैथुन करता है। नंबर 2, वर्कर्स, श्रमिक। श्रमिक जो दीमकें होती है वो छोटी होती है, पंख विहीन तथा नेत्र विहीन एवं नपुंसक टाइप की होती है। कॉलोनी के अधिकतर कार्य श्रमिक के द्वारा ही किए जाते हैं। ये मिट्टी तथा लार से कॉलोनी की सुरंग बनाने, भोजन की खोज करने तथा रानी को पोषण कराने और एक्स का ट्रांसफ़र करने एवं रानी व बच्चों की, शिशुओं की सेवा करने का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 पे है सोल्जर, सैनिक। सैनिक दीमकें भी श्रमिकों के समान ही होती है, परंतु कुछ बड़ी और मजबूत मुख्य उपांगों वाली होती है। इनका प्रमुख कार्य कॉलोनी की सुरक्षा करना होता है, जैसा कि इनके नाम से विदित है, सैनिक। ये श्रमिकों पर कंट्रोल करती है एवं बिल व राजा रानी की सुरक्षा का कार्य भी सैनिकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले रानी को दर्शाया गया है, फिर राजा, उसके बाद में श्रमिक वर्कर्स, फिर उसके बाद में सोल्जर सैनिक, और पंखयुक्त डायग्राम भी दिखाया गया है। नंबर 4 पे आते हैं पंखयुक्त नर व मादा। दीमक कॉलोनी में अंडों से
श्रमिक व सैनिकों के अलावा इनसे काफ़ी भिन्न अनेक प्रकार के पंखयुक्त नर व मादा सदस्य भी बनते हैं। और इनका सर, इनकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक एवं सक्र टाइप की बॉडी होती है। और ये झुंडों में कॉलोनी को छोड़कर उड़ जाते हैं और नर व मादा की जोड़ियों में पृथक होकर एक नई कॉलोनी बनाने हेतु एक नवीन स्थान पर, एक न्यू प्लेस पर चले जाते हैं। और इस नवीन स्थान पर बसने के पश्चात इनके पंख झड़ जाते हैं और ये आपस में मैथुन करते हैं और मादा अंडों से भर जाती है। नीचे के जो डायग्राम है इसमें दीमक का जीवन चक्र दिखाया गया है, जिसमें राजा रानी, इनमें मैथुन होने के बाद में रानी है अंडों से भर जाती है, फिर अंडों से निम्फ डेवलप होता है। उसके बाद में इस निम्फ से कुछ श्रमिक बन जाते हैं, वर्कर्स बन जाते हैं, कुछ सोल्जर्स बन जाते हैं, कुछ जनिक निम्फ बनता है, जिससे कि पंखयुक्त नर व मादा विकसित हो जाते हैं। बाद में ये एक नए स्थान पर जाके इनके पंख झड़ जाते हैं और बाद में इनमें आपस में मैथुन होने के बाद में फिर रानी अंडों से भर जाती है, फिर एग बाहर आते हैं और इसी प्रकार ये एक चक्र चलता रहता है। अब हम आपको स्तनधारियों में सामाजिक संगठन व व्यवहार के बारे में बताते हैं कि प्राइमेट्स में सामाजिक संगठन व व्यवहार कपी एक सामाजिक प्राणी है। साइमंस हार्लो ने बताया कि कपी में लर्निंग के लिए सिर्फ बंदरों की एक झलक ही काफ़ी होती है। नेचर में देखा जाता है कि जैसे कि कोई इंजर्ड, कोई घायल जंतु है, वो अपने ही समूह में रहने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करता है। रिसर्च में देखा गया है कि वह लंगूर के समूह के साथ सम्मिलित हो जाता है। रिसर्च जो बंदर होता है वो लंगूर के समूह के साथ सम्मिलित हो जाता है। मैमल्स में, विशेषकर प्राइमेट्स में, सामाजिक संगठन बहुत हाईली डेवलप्ड होता है। व्यवहार की सामाजिक संगठन पर सबसे अधिक कार्य इसी जंतु पर हुआ है और अभी भी हो रहा है। अब कई प्रकार के जंतु हैं, उनके बारे में, उनका सामाजिक संगठन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं चिंपांजी। चिंपैंजी के दल में 4 से लेकर 14 सदस्य होते हैं और यह दल बहुसंगमनी, पॉलीगेमस टाइप का होता है। इसमें नर की ही डोमिनेंसी पाई जाती है। वह इसमें अन्य सदस्य मादा व बच्चों के साथ पाए जाते हैं। चिंपैंजी अकेला कभी नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाता है तो या तो वो बीमार होगा या ओल्ड एज में होगा। चिंपैंजी जंगलों में रहते हैं तथा प्रतिदिन संध्या को पत्तियों की सहायता से अपना घोंसला बनाते हैं और ये कार्निवोरस होते हैं, मांस भक्षी होते हैं और वे नियमित शिकार करके मांस को प्राप्त करते हैं। वॉन लॉविक गुडेल नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर प्रयोग किए, इन्होंने इसके बारे में स्टडी की और उन्होंने बताया कि अन्य सदस्य नर जो कि शिकार को चीरता फाड़ता है और चारों ओर अन्य सदस्य इसके आसपास में हाथ फैला के इकट्ठे रहते हैं। औजारों का उपयोग भी करते हैं। कुछ चिंपैंजी पत्थर, लकड़ी, विस्टा आदि को एक निश्चित लक्ष्य की ओर फेंक सकते हैं और यह क्षमता गोरिल्ला व ओरांग उटान में भी पाई जाती है, लेकिन उनमें कम विकसित होती है। कुछ चिंपैंजी तो यहाँ तक कि चलते हुए लक्ष्य को भी मार सकते हैं। ये बिच्छुओं को मारने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं और मारकर इनको खा जाते हैं। हनी को ग्रहण करने के लिए छत्ते को फाड़कर चौड़ा कर लेते हैं। उसी प्रकार ये चींटियों व दीमकों को भी उनके घरौंदों को चौड़ा करके अपने मनपसंद भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वॉन लॉविक गुडेल ने प्रयोगों में देखा कि शिशु चिंपैंजी में अधिगम की क्षमता होती है और ये सिर्फ देखकर ही सीख सकते हैं। ये अपने वयस्क को लकड़ी के द्वारा दीमक को पकड़ना देखकर सीख जाते हैं, जिनसे कि मछलियों को पकड़ने में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है और ये इस तरह से जो शिशु होते हैं वो वयस्क को देखकर सीखने में सफल हो पाते हैं। वॉन लॉविक गुडेल ने चिंपैंजी के
समूहों पर स्टडी की थी और उन्होंने इनको एक 5 प्रकार के समूहों में डिवाइडेड किया था। जो नंबर 1 समूह होता है इनका, वो संयुक्त समूह, जिसमें अनेकों नर, मादाएं एवं शिशु देखे थे। जो दूसरा समूह होता है उसमें वयस्क नर सहित कई मैच्योर्ड फीमेल मादाएं व शिशु देखा। जो नंबर 3 टाइप का जो समूह देखा उन्होंने, उसमें परिपक्व या किशोर नरों सहित मैच्योर्ड फीमेल मादाएं देखी। नंबर 4 टाइप का जो समूह था उसमें परिपक्व या वयस्क सभी नर थे या अथवा मादाओं का एक समूह था। और नंबर 5 टाइप का जो समूह देखा उन्होंने, उसमें सिंगल सदस्य थे। उन्होंने बताया कि मादा व शिशुओं के मध्य में अति प्रगाढ़ संबंध होता है। शिशु के प्रारंभिक काल में माता की अकाल मृत्यु हो जाने पर जो शिशु है उसके व्यवहार में और मेंटली कई प्रकार के नेगेटिव चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं। समूह में रहने वाले सदस्यों के मध्य में मौखिक अभिव्यक्तियाँ आसनों से, ध्वनियों से एक दूसरे के साथ में निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। और चिंपैंजी में देखा जाता है कि 6 माह की उम्र में ही ये अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। और ये अजनबी कोई भी एनिमल्स होता है, उस ये शत्रु होता है, उसको देखकर ये पत्थरों से या लकड़ियों से वार करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रकृति में रिसस वानर मैकाका मुलेटा, जो कि 20 से 100 के समूह में रहते हैं, 20 से 100 के समूह में रहते हैं। और ये आमतौर पर ज़मीन पर रहते हैं और पेड़ों पर भी पाए जाते हैं। और प्रमुख रूप से ये शाकाहारी वेजिटेरियन होते हैं, पर कभी कभी कीट व पक्षियों के अंडों को भी खा जाते हैं। प्रत्येक मेकाकुलस अपना भोजन ग्रहण करता है, वे शिशु भोजन के लिए माता पर ही डिपेंड रहते हैं। यहाँ मेकाकुलस का डायग्राम दिखाया गया है। रिसस वानरों के समूह को भी यहाँ पर 3 सब समूह में डिवाइडेशन किया जा सकता है। एक तो होता है उनका सेंट्रल सब ग्रुप, जिसमें कई प्रभावी वयस्क नर, वयस्क मादाएं, बच्चे व नवजात शिशु होते हैं। दूसरा जो समूह होता है वो डोमिनेंट सब ग्रुप होता है। इसमें एक प्रभावी नर के अलावा वयस्क मादाएं होती हैं, बच्चे होते हैं और नवजात शिशु होते हैं। नंबर 3 टाइप का जो इनका ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, वो होता है पेरिफेरियल सब ग्रुप, परिधीय उप समूह। इस समूह में उप प्रभावी वयस्क नर ही होते हैं, ये अत्यधिक एग्रेसिव होते हैं एवं अन्य सब ग्रुप्स के सदस्यों से जब तक सीधे शत्रुता में लिप्त पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये समूह में कई प्रभावी नर पाए जाते हैं जो समूह में अनुशासन बनाए रखते हैं, और अन्य समूह के नर झुंड के सेलिब्रेट समूह के रूप में जुड़े रहते हैं। प्रभावी नर सिर्फ मैथुन करने का कार्य करते हैं तथा खतरे के समय के अलावा मादा का ध्यान रखते हैं। ये मादाएं एस्ट्रस के समय शासक नरों के साथ मैथुन करती रहती है। इनमें माताएं बच्चों का सही भोजन का चयन करना सिखाती है, और इसके बारे में जापानी जो व्यवहार की वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयोग किए गए थे, और उन्होंने देखा कि एक ही प्रजाति के एक समूह का मुख्य भोजन कुछ जड़ें होती है तो कुछ उस क्षेत्र में पाई जाने वाली चावल होता है। नई भोजन की आदतों को ग्रहण करना, अक्सर ये देखा जाता है कि इनमें इसके ऊपर एक इटानी नामक एक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। इन्होंने इनको कैंडी खाने को दी और देखा कि 50% से अधिक युवा बंदर इसे ले लेते हैं, जबकि 66 मादाओं में से एक ही लेती है एवं 37 में से 3 नर ही इसे लेते हैं। और 1 वर्ष बाद उन्होंने पाया कि 92% युवा कैंडी ले लेते हैं और 50% मादाएं व 32% नर कैंडी स्वीकार कर लेते हैं।
तो यह देखा गया कि नर यह आदत युवाओं को कैंडी लेते देखकर ही सीख जाते हैं और यह आदत अति शीघ्र ही ग्रहण कर ली जाती है अगर इसे समूह का प्रमुख परिचित कराए तो। और यह भी देखा गया है कि नर धान खाने की आदत 4 घंटे में ग्रहण कर सकते हैं। नर को देखकर पहले मादाएं सीखती है, उसके बाद में युवा सदस्य सीखते हैं और सहायक मादाएं यह आदत बच्चों से सीखती है। इन बंदरों पर, इनके व्यवहार पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जहाँ ये रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए युवा बंदर जो गांव के पास रहते हैं वो ज़्यादा चंचल व खिलाड़ी होते हैं। जंगल में रहने वाले युवा बंदरों की तुलना में, क्योंकि गांव के पास भोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है, जंगल में इन्हें भोजन संग्रहित करने में बहुत समय लग जाता है। जंगल में जब फल पक जाते हैं तो ये ही युवा चंचल व खिलाड़ी हो जाते हैं। जब ऐसा मौसम आता है कि भोजन आसानी से नहीं मिलता तो इनमें चंचलता व खेलने कम हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में गिब्बन्स के बारे में और बेबून के बारे में, लेमूर के बारे में, गोरिल्ला के बारे में स्टडी करवाएंगे।